हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 का चैप्टर 2। पिछले वीक हमने किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस बार हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाली आपकी पूरी यूनिट ही बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। आगे हम करेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ों को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहली चीज़ क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी को सुनते ही सबके दिमाग में आ रहा होगा कि एक कंट्री की बाउंड्रीज के विद इन जो भी चीज़ें हैं वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। जब हम इकोनॉमी को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आने वाली चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं अब देखते हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब क्या है, जो भी शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट, जो भी पानी वाले जहाज या हवाई जहाज हैं जो कि हमारे इंडियन रेसिडेंट द्वारा ओन किए जाते हैं, यानी उनके पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन वो बाहर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में काम कर रही हैं। जैसे एयर इंडिया की फ़्लाइट जापान और चाइना के बीच में ट्रैवल करती है, तो वो है कहाँ की, इंडिया की, लेकिन अभी वर्क कहाँ कर रही है, जापान और चाइना के बीच में, लेकिन वो कहाँ आएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। इसी तरह से फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by the resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation। अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी से तो हम समझते हैं कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ वही आएंगी, लेकिन उसके अलावा भी हमने बताया जैसे कि शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि हमारे यहाँ के रहने वाले निवासियों के द्वारा ओन किए गए हैं, लेकिन उनकी वर्किंग कहाँ हो रही है, किसी बाहरी दो देशों में। उसी तरीके से जो भी फिशिंग वेसल्स या ऑयल या नेचुरल गैस के रिग्स जो भी हैं, जो भी इंटरनेशनल वाटर में परमिशन के साथ वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं, वो भी किसके अंदर आएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगी, भले ही वह इंटरनेशनल वाटर में है या फिर हमारे देश से बाहर हैं। अब तीसरा क्या है, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब हमारे देश की जितनी भी एम्बेसी, यानी इंडियन एम्बेसी मान लीजिए आपकी ब्रिटिश कंट्री में है, या फिर मान लीजिए कनाडा में आपकी इंडियन एम्बेसी है, तो वो अभी उसकी एक्टिविटीज़ या उसकी इकोनॉमी या जितना भी पैसा वो कमाएगी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगी, ना कि कैनेडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो इसी तरह से अब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं कर रही हैं, वो सब इनका अपोजिट हो गया। अब जो कि बाहर वाले शिप्स या एयरक्राफ्ट इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे जापानीज़ एयरवेज की एयरलाइन इंडिया और मान लीजिए कोरिया के बीच में ट्रैवल करती है, तो वो कहाँ की चीज़ हो गई, वो एक्टिविटी या फिर वो प्लेन ओरिजिनली कहाँ का है, जापान का, तो उसका पैसा या उसका इकोनॉमी एक्टिविटीज़ से जो भी इनकम जनरेट होगी वो कहाँ जाएगी, जापान। उसी तरीके से जो भी फिशिंग वेसल्स इंडियन वाटर्स में ट्रैवल कर रही हैं या वर्क कर रही हैं परमिशन के साथ, तो वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर ना आकर जिस कंट्री की वो ओरिजिनली हैं उसी कंट्री के अंदर आएंगी। उसी तरह से इंडिया में जो एम्बेसीज या फिर मिलिट्री कंसल्टेंट्स या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, मान लीजिए सपोज़ अमेरिका की कोई छोटी सी टुकड़ी इंडिया में अपनी ट्रेनिंग के लिए आई है, तो वो कहाँ की मानी जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी अमेरिका की, ना कि इंडिया की। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को छोड़ के। पॉलिटिकल बाउंड्री को छोड़ के क्या, हमारे देश के दायरे के अंदर आने वाली चीज़ों के अलावा भी इकोनॉमिक टर्म में हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर ही आती हैं, या फिर जो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के अंदर आती हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद अब आपका अगला कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट आपको पहले बता देते कि होता क्या है। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट वो है जो एक देश के अंदर रह रहा है और जो भी वो खर्चा करता है, अपनी जितनी भी एक्सपेंडिंग करता है या उसके जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जिस कंट्री के अंदर वो रह रहा है उसी के अंदर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब कौन कौन से लोग नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आते, वैसे तो देश के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, लेकिन हम सबको नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री के नहीं कह सकते। अब कौन कौन से लोग हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो सबसे पहले है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग विदेश से आके हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं या किसी
रिलेटिव या दोस्तों को मिलने आते हैं तो उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कह सकते। हालांकि वो ये वाला क्राइटेरिया पूरा करते हैं, कौन सा, स्पेंडिंग का, कि वह देश में आए हैं तो खर्चा तो वो करेंगे, लेकिन वो यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए हम उन्हें यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कह सकते। अब दूसरे काइंड ऑफ पर्सन कौन है जिन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कह सकते, तो वो हैं आपके फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री। अब हमने देखा था डोमेस्टिक टेरिटरीज में हम एम्बेसीज, बाहर की जो एम्बेसीज है या बाहर की जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते। उसी तरह से उन एम्बेसीज में काम करने वाला स्टाफ, वहाँ के ऑफिशियल्स या फिर जो बाहर से आर्मी आई है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें हम यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कह सकते। हालांकि वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नहीं कह सकते। अब तीसरा काइंड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज। अब बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लें हम, तो आपका जैसे कि WHO, UNO, इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में ही है मान लीजिए, लेकिन इनमें जो काम कर रहे हैं वो लोग बाहर के हैं और उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते। तो अब आता है आपका अगला, जो कि है बॉर्डर वर्कर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक देश की सीमा पर रहते हैं, सीमा यानी बॉर्डर पर रहते हैं, तो वो काम करने के लिए कभी इस देश में चले जाते हैं, कभी इस देश में आ जाते हैं, कभी बॉर्डर के इस पार उस पार, इसलिए हम उन्हें क्या नहीं कह सकते, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो और लास्ट आता है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। अब इन लोगों को भी हम क्या नहीं कह सकते, नॉर्मल रेसिडेंट। अब क्यों नहीं कह सकते? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, जो बाहर का जहाज है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो क्रू मेंबर हैं, वह रहने वाले या निवासी कहाँ के हैं, बाहर की विदेशी कंट्री के हैं, इसलिए हम उन्हें नॉर्मल कंट्री या नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नहीं कहते। और उसके अलावा कॉमर्शियल ट्रैवल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स क्या हैं, जो भी बिजनेसमैन या फिर व्यापारी एक दूसरे देश में जाते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए या व्यापारिक काम के लिए, तो वो कुछ टाइम के लिए हमारे देश में आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, इसलिए हम उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहते। और लास्ट में है सीजनल वर्कर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीजन के टाइम पे माइग्रेट हो जाते हैं। सपोज ठंड के टाइम में नेपाल से हमारे यहाँ कुछ लोग काम करने आए, 1-2 महीना उन्होंने काम किया, पैसा कमाया, फिर नेपाल वापस चले गए, तो उन्हें हम यहाँ पर सीजनल वर्कर कहेंगे, ना कि नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक देश का निवासी जो यहीं पर रहता है, यहीं पर अपने खर्चे करता है, यहीं पर उसके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। और ये सब लोग, इन सब लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। अब हम देखेंगे सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर 2 टर्म है हमारे पास, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। तो अभी हमने देखा नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, अब हम इन दोनों में फ़र्क जानेंगे क्या होता है। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में फ़र्क क्या है। आपका सिटीजनशिप में कोई भी नागरिक, नागरिकता कह सकते हैं इसे हम, कोई भी जब एक देश में पैदा होता है तो उस देश में पैदा होने के साथ ही उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ये तो हो गई आपकी सिटीजनशिप। अब रेसिडेंटशिप क्या है? रेसिडेंटशिप आपके जन्म के साथ या आपका जन्म कहाँ हुआ है उससे इतना प्रभावित नहीं होती, बल्कि आप पिछले 1 या ज़्यादा साल से कहाँ रह रहे हैं उससे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो आपका सिटीजनशिप आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, और रेसिडेंटशिप अगर आप किसी देश में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं और वहीं पर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आपके खर्चे, आपकी स्पेंडिंग, आपका सारा पैसा वहीं पर खर्च हो रहा है, तो आप वहाँ के रेसिडेंट हैं। तो ये है आपका फ़र्क सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में। ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो पहले देखते हैं ये फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर इसे सिंपल टर्म में कहा जाए तो जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है, हमें जो इनकम मिलती है, वो होती है आपकी फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम जो कि है आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अब देखते हैं ट्रांसफ़र इनकम क्या है। ट्रांसफ़र इनकम किसे कहते हैं?
ट्रांसफर इनकम रेफर टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। अब ट्रांसफर इनकम क्या है? वो है पैसा जो आपको बिना किसी सर्विस दिए मिलता है, यानी आपको गिफ्ट के तरीके से जो भी आपको पैसा मिलेगा वो क्या है? आपकी ट्रांसफर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम आपकी कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है गुड्स। अब पहले देखते हैं गुड्स होता क्या है। ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को पूरा करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स। अब गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं या जो कि पूरे प्रोसेस हो चुके हैं, उनमें अब फर्दर वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। एग्जाम्पल, हमने डेयरी से मिल्क लिया पीने के लिए, तो वो क्या है? हमारा फाइनल गुड है। अब इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? या तो वो रीसेल के लिए लिए जाते हैं या उनका फर्दर उनमें वैल्यू आगे उनमें वैल्यू और जोड़ी जा सकती है, तो वो होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड। अब मान लीजिए आपने डेयरी शॉप से मिल्क लिया, लेकिन आप क्या है? एक चाय की दुकान चलाते हैं, तो आपने क्या करना है? उसी दूध से चाय बनानी है। उसमें अब आपने पत्ती ऐड की, पानी ऐड किया, उसमें और फर्दर वैल्यू ऐड की, तो उससे आपकी क्या बन गई? चाय। तो ये क्या है? आपका इंटरमीडिएट गुड। इसका क्या है? हमने दोबारा से यूज किया। और अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपने डेयरी से दूध खरीदा और दूध को आगे आप बेचना चाहते हैं, यानी आप रीसेल के लिए दूध को खरीद रहे हैं, तो ये जो रीसेल के लिए प्रोडक्ट लिया गया है ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड। और अगर आप एक हाउस होल्ड, अगर आप अपने घर के लिए दूध लेके जाना चाहते हैं, घर में किसी भी काम में दूध का यूज करना चाहते हैं, सपोज चाय बना के पीने के लिए या किसी और काम के लिए भी, तो वो क्या है? आपका फाइनल गुड। तो ये है आपका फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बाद आता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड रेफर टू दोज गुड विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। जो भी गुड्स हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं वही होते हैं कंज्यूमर गुड। सपोज आपको भूख लगी, आपने दुकान से ब्रेड लिया और ब्रेड खाया, ब्रेड ने आपकी ज़रूरत को तुरंत पूरा कर दिया और डायरेक्टली पूरा कर दिया, तो वो क्या है? आपका कंज्यूमर गुड। अब कंज्यूमर गुड के भी टाइप होते हैं जो कि है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड एक तो हमारी डायरेक्टली नीड को पूरा करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल का मतलब ही होता है लंबे समय तक चलने वाली चीज़। अब ड्यूरेबल गुड के अगर हम एग्जांपल देखें तो टेलीविज़न अगर आप एक बार खरीदते हैं, आपकी इंटरटेनमेंट की नीड को तो डेली पूरा करेगा लेकिन सालों साल चलेगा। वैसे ही रेफ्रिजरेटर। अब देखते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है लेकिन इतनी भी नहीं कि जो सालों साल चले, कुछ समय तक जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो उसके एग्जांपल हैं क्लॉथ्स और शूज़। अब देखते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हैं? जो कि हमारी नीड को सिर्फ एक ही बार पूरा कर सकते हैं, एक ही बार आपने उनको यूज़ किया और उनका इस्तेमाल ख़त्म। तो उनका एग्जांपल क्या है? आपको भूख लगी, आपने ब्रेड लिया, ब्रेड खाया, उसकी यूज़ ख़त्म हो गया। और वैसे ही मिल्क। कंजम्पशन गुड के बाद देखते हैं कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो भी गुड्स दूसरे गुड्स और सर्विसेज के बनने में मदद करते हैं वही होते हैं आपके कैपिटल गुड्स। अब सपोज किसी बड़ी कंपनी में साबुन या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन का उपयोग होगा, तो मशीन भी क्या है? पहले तो एक फाइनल गुड है क्योंकि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, और उसके बाद उस मशीन के थ्रू हम नए गुड्स बना रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है? कैपिटल गुड। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेंगे। थैंक यू।